नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी के 8वें पाठ अपनापन के बारे में अध्ययन करेंगे। भाग 2। इसके पिछले वीडियो में हमने 2 पैराग्राफ का वाचन किया, उसके कठिन शब्दों को देखा और कुछ प्रश्न उत्तर हल किए थे। आज हम उसके बाद के जो परिच्छेद है उसका वाचन करेंगे। तो देखो बच्चों, हमने कहाँ तक पढ़ा था कि मथुरा के निकट एक गाँव में रामदास जी चारपाई पर पड़े हुए थे और उनका जो शरीर है वो बहुत ही दुर्बल था। लगभग उनकी जो आयु थी वह 85 वर्ष की रही होगी। उनका चलना बैठना उठना फिरना दुर्भर हो गया था, मतलब कठिन हो गया था और वह पड़े पड़े कुछ भी बड़बड़ाते रहते थे। अचानक उनके मुंह से आवाज़ आने लगी, गजा गजा गजा। गजा तू कहाँ है? यह आवाज़ सुनकर रामदास जी के बेटे आजाद दौड़कर आते हैं और अपने पिताजी को सहारा देकर बिठाते हैं और पीठ सहलाते हुए बोलते हैं, क्या हुआ बापू, क्या कुछ चाहिए खाने के लिए? पिताजी ने कहा, नहीं रे, गजा की बहुत याद आ रही है। गजा नाम सुनते ही बेटे के स्मृति पटल पर उनकी याददाश्त पर चलचित्र की भांति घूमने लगा गजानन चाचा की कहानी और उनके पिताजी के मित्रता की कहानी उनके दिमाग पर घूमने लगा और वह कहते थे, आजाद बताने लगा कि जब भी मेरे घर पे गजानन चाचा आते थे सबसे पहला उनका यही प्रश्न होता था, पाढ़े मढ़ बघू, मतलब पहाड़ा बोलो। मेरे पिताजी और गजानन चाचा दोनों साथ में ही ड्यूटी पर जाते थे, काम करते थे। दोनों का उठना बैठना खाना पीना घूमना फिरना सब साथ में होता था। बापू कई बार मेरे नामकरण की कहानी बताते थे कि जो मैं आज भी नहीं भूला। जब मेरा जन्म हुआ था उस दिन 15 अगस्त था, इसलिए मेरे पिता रामदास जी मेरा नाम अगस्त रखना चाहते थे, लेकिन गजानन चाचा बोले कि नहीं, बच्चे का जन्म आज़ादी वाले दिन में हुआ है, इसलिए बच्चे का नाम आज़ाद रखा जाएगा और अंत में मेरा नाम आज़ाद ही रखा गया। मेरे पिताजी की एक भी नहीं चली। हमारे पिताजी और गजानन चाचा की जो घनिष्ठ मित्रता की कहानी है पूरे आस पड़ोस में ही नहीं पूरे चाल में मशहूर था। वो चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा, चाहे गोपाल काड़ा हो, वह सब लोग आपस में मिलजुल कर मनाते थे, किसी के सुख दुख में साथ देते थे। अब यहाँ तक का जो पैराग्राफ है बच्चों, इतनी कहानी हमने पिछले वीडियो में देखा। अब हम आगे का जो पैराग्राफ है उसका वाचन करेंगे, उसके कठिन शब्दों को समझेंगे और आगे की कहानी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आगे का पैराग्राफ का वाचन करते हैं। हमने इसके पिछले वीडियो में ये 2 पैराग्राफ का वाचन किया था, उसके कठिन शब्दों को समझा, उसके बारे में देखा। यहाँ तक हमने धूम रहती थी, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इसके आगे का हम वाचन करेंगे कि एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहना, तीज त्योहार में सहभागी होना इनका स्वभाव बन गया था। देखो बच्चों, एक दूसरे के सुख दुख में, चाहे कोई सुख हो चाहे दुख पड़ता है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की मदद करते थे, सहभागी होते थे और इनका स्वभाव बन गया था। यही इनका व्यवहार था कि कोई किसी के घर पे, चाहे वो तीज हो त्योहार हो, अब चाहे कोई सुख दुख पड़े, ये लोग एक दूसरे की मदद करते थे। गजानन के छोटे भाई का विवाह होने वाला था। गजानन के छोटे भाई का विवाह होने वाला था, मतलब शादी। रामदास ने गजानन से कहा, वह मेरा भी छोटा भाऊ है। मतलब इनके बीच में, रामदास और गजानन के बीच में इतना पारिवारिक संबंध था कि गजानन के भाई का शादी था। तो रामदास जी बोलते हैं, वह मेरा भी तो भाई है, उसके लगन की सारी व्यवस्था माझी ही होगी। मतलब देखो, रामदास वह मथुरा के रहने वाले थे, लेकिन वह गजानन के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता होने के कारण वह भी थोड़ा बहुत मराठी बोलते थे। तो क्या बोले, उनके लगन की सारी, लगन यानी शादी की सारी व्यवस्था माझी ही होगी। वो भी बोलते हैं माझी ही होगी, मतलब मेरी होगी। गजानन उनकी मराठी सुनकर हंस पड़े। अभी देखो, कोई हिंदी वाला अगर मराठी बोलता है तो उससे थोड़ी बहुत गलतियां हो ही जाती है। तो ऐसे ही वो आधा हिंदी आधा मराठी जब बोले तो गजानन उनकी मराठी सुनकर हंस पड़े, बोले,
लगीन मुंबईत नाही रत्नागिरीला आहे। क्या बोलते हैं, जो लगीन मतलब जो शादी है, जो विवाह है, वह मुंबई में नहीं होगी। उन लोग मुंबई में रहते थे और क्या बोले कि शादी यहाँ नहीं होगी, रत्नागिरीला मतलब उनके गांव में, रत्नागिरीला आहे मतलब होगा। रामदास रत्नागिरी जाने के लिए तैयार हो गया और रामदास बोले क्या हुआ, मैं भी रत्नागिरी चलूँगा, और वह तैयार हो गया। 10 दिन की छुट्टी मांगने के लिए सुपरवाइज़र के ऑफिस में गया। देखो अभी गांव जाना है शादी में तो छुट्टी तो लेनी पड़ेगी, दोनों लोग एक ही साथ नौकरी करते थे। तो सबसे पहले सुपरवाइज़र, जो वहाँ के हेड सुपरवाइज़र थे, उनसे वो छुट्टी मांगने के लिए ऑफिस में गया। सुपरवाइज़र देखते ही बोल पड़ा, नो लीव मतलब छुट्टी नहीं, नो मतलब नहीं, मतलब आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम्हें ड्यूटी पर हाजिर रहना पड़ेगा। देखो बच्चों, नो लीव मतलब नहीं छुट्टी मिलेगा, तुम्हें ड्यूटी पर, ड्यूटी यानी नौकरी पर, हाजिर यानी उपस्थित, हाजिर यानी हाजिर या उपस्थित। देखो बच्चों यहाँ पे इसका अर्थ ध्यान दीजिए, लगीन, लगीन का अर्थ होता है लग्न या शादी विवाह, और हाजिर का अर्थ होता है उपस्थित या हाजिर होना, उपस्थित या हाजिर। मतलब सुपरवाइजर ने कहा कि नो लीव, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है, आपको ड्यूटी पर मतलब नौकरी पर हाजिर होना है, हाजिर रहना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी। सुपरवाइजर ने कहा नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी। रामदास बिफर पड़े। अब देखो रामदास बिफर का मतलब होता है बच्चों, बिफरना का मतलब नाराज होना, बिफरना यानी कि नाराज होना, बिफरना मतलब जब उनको छुट्टी सुपरवाइजर ने नहीं दिया तो रामदास जी बिफर पड़े, मतलब नाराज हो गए, नाराज होना। देखिए रामदास बिफर पड़े, बोले मैं चला, मेरे भाऊ की शादी है। असल में शादी किसकी थी बच्चों, गजानन के छोटे भाई की। तो क्या बोलते, वो रामदास जी को जब छुट्टी नहीं मिली तो वो गुस्सा हो गए और बोले मैं चला मेरे भाऊ की शादी में, चाहे छुट्टी दो या ना दो, लेकिन मैं तो अपने भाई की शादी में जरूर जाऊंगा। नौकरी जाए तो जाए, क्या बोले, चाहे मेरी नौकरी ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं अपने भाऊ की शादी में जरूर जाऊंगा। बाद में गजानन ने दोनों की सुलह सपाटी करवाई। अब देखो बच्चों, अब इन दोनों में, सुपरवाइजर में और रामदास में कहा सुनी हो ही रहा था। तब तक गजानन आ गए। गजानन अपने दोस्त रामदास और सुपरवाइजर के बीच में सुलह सपाटी करवाए, मतलब मेल मिलाप, समझा बुझा कर मेल मिलाप करवाए, मतलब सुलह सपाटी करवाई। रामदास और गजानन के घर का कोई भी काम ऐसा न था जिसमें दोनों परिवार सम्मिलित न होते। मतलब रामदास या गजानन के घर का कोई भी ऐसा काम न था जिसमें परिवार के, मतलब दोनों परिवार के सम्मिलित न हो, मतलब दोनों ही परिवार के सदस्य जो है, अगर कुछ इनके घर में होता था तो उनके घर के लोग जाते थे, आपस में मिलजुल कर हर काम करते थे। एक दूसरे का सहयोग करना, सहयोग मतलब मदद करना, सहायता करना, हाथ बटाना, उनकी सहायता करना। समय कुसमय, देखो समय अच्छा समय, कुसमय मतलब बुरा समय, जैसे कि कोई दुख पड़ जाता है, बुरा समय, कुसमय मतलब बुरा समय। कुसमय, कुसमय बच्चों मतलब बुरा समय, चाहे वो कोई भी स्थिति हो, ये दोनों चाहे कुछ भी उनके घर पे पड़ता है तो एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, हाथ बटाते मदद करते हैं। और कोई भी बुरा समय है तो लोग आपस में मिलजुल कर काम करते थे। ढंग से सहयोग करना उन दोनों के स्वभाव की विशेषता बन गई, मतलब
विशेषता मतलब उनके व्यवहार, जो उनका स्वभाव था, जो व्यवहार था, उनमें यही विशेषता थी। अब देखो बच्चों अगला, हाँ, बन गई थी। नौकरी से निवृत्ति के बाद दोनों अपने अपने गांव मथुरा और रत्नागिरी चले गए। जैसे जब कोई रिटायर होता है तो वो, जैसे निवृत्त का मतलब होता है बच्चों मुक्ति या अवकाश पाना। जब वो दोनों लोग सेवानिवृत्त हो गए तो उसके बाद मथुरा में कौन रहता था? रामदास। और रत्नागिरी में कौन रहता था? गजानन। तो ये दोनों काम जब रिटायर हो गए, उनको अवकाश मिल गया, तो लोग अपने अपने गांव चले गए। रामदास मथुरा चले गए और गजानन कहाँ चले गए? रत्नागिरी चले गए। धीरे धीरे उनमें संपर्क कम होता गया। और देखो, कोई एक जन महाराष्ट्र में, एक जन उत्तर प्रदेश मथुरा में रहते थे, तो दोनों में संपर्क जो था, मिलाप जो था वो बहुत कम हो गया धीरे धीरे। लेकिन अपनापन वैसा ही था। लेकिन आज भी वो लोग एक दूसरे को याद करते थे। जो अपनेपन की भाव थी वो आज भी उनके दिलों में बसती थी। तो देखो बच्चों, रामदास अचानक बहुत बीमार पड़ गए। अचानक रामदास बहुत बीमार पड़ गए। वैसे भी उनकी उम्र कितनी हो चुकी थी? कितनी थी? वृद्धावस्था में 85 वर्ष के। मतलब वो अचानक बहुत बीमार पड़ गए। उन्हें आज गजा भाव की बहुत याद आ रही थी। देखो बच्चों, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें अपनों की याद आती है। हम सोचते हैं कि कोई हमसे मिलने आए। तो ऐसे ही रामदास जब बीमार पड़े तो उनको अपने मित्र गजा भाव की बहुत याद आ रही थी। अचानक दरवाजे पर आवाज़ सुनाई पड़ी, रामदास भैया कुठे आहेस तू? अचानक जब वो याद कर रहे थे उसी समय उनके दरवाजे से एक ऐसी आवाज़ आती है कि रामदास भैया कुठे आहेस तू? कुठे मतलब कहाँ, आहेस मतलब हो, मतलब तुम कहाँ हो, ऐसी आवाज़ सुनाई दी। रामदास को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ और रामदास को यह मन में था कि ये तो गजानन की जैसी ही आवाज़ आ रही है, इसलिए उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने दिखता है कि सिर पर साफा बांधे गजानन खड़े हैं। देखो, जो सिर पे पगड़ी बांधते हैं उसको हम साफा बोलते हैं। तो जब वो सामने देखता है कि सिर पर साफा बांधे गजानन खड़े हैं, रामदास के शरीर में एकाएक उत्साह आ गया। जैसे कि आप देखे, पहले इसके पिछले वीडियो में हमने वाचन किया था, तो रामदास लगभग 85 वर्ष के थे, एक चारपाई पे लेटे हुए थे। तो उनका उठना बैठना दूभर था, वो उठ बैठ भी नहीं पाते थे। उनका बेटा उन्हें सहारा देकर बिठाता था। लेकिन जब अपने मित्र गजानन को देखे तो उनके शरीर में एकाएक मतलब अचानक उत्साह आ गया, एक तेज सा आ गया। उठकर वह गजा भाव से लिपट गए और उठकर वह गजा भाव से लिपट गए, मतलब गले लग गए। बहुत देर तक दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु झरते रहे। मतलब जब हम किसी से बहुत दिन के बाद मिलते हैं तो प्रेमाश्रु मतलब प्रेम के आंसू झरते रहे। गजानन बोले, मथुरा आया था, सोचा यह सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलता चले। देखो बच्चों, आप जानते हो कि श्री कृष्ण सुदामा एक अच्छे घनिष्ठ मित्र थे। उन दोनों की मित्रता बहुत ही प्रसिद्ध थी। तो यही एक उदाहरण देते हैं कि मैं यहाँ पे मथुरा घूमने आया था, सोचा यह सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलता चले। दोनों पुनः एक दूसरे से लिपट गए और दोनों पुनः एक दूसरे से गले लग गए। रामदास ने गजानन को 1 सप्ताह के लिए अपने घर पर ही रोक लिया। रामदास जी ने अपने घर पर अपने मित्र गजानन को 1 सप्ताह के लिए मतलब 7 दिन के लिए अपने घर पर रोक लिया कि यहीं पे रहो, कहीं मत जाओ। वैसे भी उनको उनकी बहुत याद आ रही थी। नई पुरानी सुख दुख की बातें चलती रही और दोनों मित्र जब आपस में मिल गए तो अपनी पुरानी बातें, नई बातें, सब अपने परिवार का जो हाल चाल था वह आपस में चलती रही। बेटे ने दोनों को मथुरा वृंदावन के दर्शन कराए। बेटे मतलब कौन? आजाद, रामदास जी का बेटा। बेटे ने दोनों को, किसको? रामदास जी को और गजानन जी को कहाँ घुमाया? मथुरा और वृंदावन के दर्शन कराए।
अंत में बड़े रूधे गले से रामदास ने गजानन को विदा किया। रूधे गले मतलब रुआंसू। जब हम किसी को विदा करते हैं तो हमारे आँख में आंसू आ जाते हैं, हम रुआंसू हो जाते हैं। तो रुआंसू गले से मतलब रूधे गले से रामदास ने गजानन को विदा किया। कहाँ के लिए विदा किया? रत्नागिरी के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे मथुरा घूमने के लिए आए हुए थे। तो देखो बच्चों, आज हमने 2 पैराग्राफ का वाचन किया। अब इसमें से जो भी प्रश्न है वो व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है, जिसे आप ध्यान से देखिए और इसी पैराग्राफ में से आपको वो प्रश्न का उत्तर ढूंढना है और आपकी अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। चलो बच्चों, तब व्हाइट बोर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, हमने पढ़ा कि गजानन के जो भाई थे छोटे, उनकी शादी होने वाली थी। तो रामदास जी बोले कि वो मेरा भी तो छोटा भाई है, मैं भी शादी में जरूर आऊँगा। तब गजानन जी बोले कि अरे शादी मुंबई में नहीं है, शादी रत्नागिरी है। मतलब वो कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे गजानन। बोले शादी कहाँ है? रत्नागिरी में है। तो बोलते क्या हुआ, भाई है मेरा छोटा, मैं भी रत्नागिरी चलूँगा। और इसलिए ये रामदास जी अपने सुपरवाइजर जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ पे जाकर 10 दिन की छुट्टी मांगते हैं, लेकिन सुपरवाइजर ने कहा नो लीव, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है। उसके बाद गजानन गुस्से में आ जाते, वो बिफर पड़े और गुस्सा करने लगे, नहीं छुट्टी तो चाहिए मुझे, नौकरी रही तो रही, नहीं तो कोई बात नहीं। या इन दोनों में कहा सुनी हो रहा था। तब गजानन आए, सुपरवाइजर और रामदास जी की सुलह सपाटी कराई, आपस में मेलजोल करवाया और इस तरह से इन दोनों में इतना पारिवारिक संबंध था कि उनका सब कुछ एक साथ होता था। एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करना, आपस में एक दिन कुछ तीज हो, त्योहार हो, एक दूसरे के घर पे जाना, साथ साथ हर काम उनका होता था। अचानक रामदास जी बीमार पड़ गए। बीमारी में भी उन्हें अपनों की याद आने लगी। जैसे जब कोई वृद्ध हो जाता है बच्चों, तो उसको लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो उसे अपनों की याद आने लगती है। तो वैसे ही रामदास जी अचानक बीमार पड़ गए और उन्हें किसकी याद आने लगी? गजानन भाऊ की। ये याद ही कर रहे थे, तब से उनके दरवाजे से आवाज आती है, राम भैया कहाँ हो तुम? यह आवाज सुनकर उनके कानों पे विश्वास नहीं हुआ रामदास जी को और बोले अरे, और अचानक उनके शरीर में एक उत्साह सा आ गया और जब सामने देखते हैं तो एक साफा लपेटे हुए उनका मित्र गजानन को सामने पाकर वो लिपट जाते हैं और उनके आँख से आंसू बहने लगता है। इन दोनों के प्रेम को इतना इनके अंदर प्रेम था, इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि आपस में वो दोनों के आँख से आंसू बहने लगे। तो गजानन बोले कि यह सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आया है। आप तो जानते हो श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी। और बोलते हैं कि मैं मथुरा आया था घूमने, इसलिए सोचा कि आपसे मिलते चलूं। आपस में बैठकर हालचाल हुआ, पारिवारिक संबंध के बारे में बातचीत किए। और आज़ाद रामदास जी का जो बेटा आज़ाद था, अपने पिताजी रामदास जी और गजानन को पूरा वृंदावन और मथुरा की सैर कराए, दर्शन करवाया और फिर उसके बाद वो अपने गांव रत्नागिरी गजानन चले जाते हैं। ये थी ये दो मित्रों की घनिष्ठ मित्रता की कहानी, जिसको हमने आज अपनापन इस पाठ में जाना। तो अब बच्चों कुछ आपके स्वाध्याय के कुछ प्रश्न दिए गए हैं व्हाइट बोर्ड पे। चलो अब हम उसको करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है आपके स्वाध्याय के, नीचे दिए गए शब्दों में से असंबद्ध शब्द पहचान कर लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जो शब्द अलग है, जिनका मैच अन्य शब्दों से नहीं करता है, उसको हमें अलग करके लिखना है। तो आप देखिए, पहला शब्द है दरवाजा, खिड़की, रोशनदार और गाय। अब बताइए इन सभी शब्दों में क्या अलग है? अभी देखो, दरवाजा, खिड़की, रोशनदान, ये सब एक घर का भाग है। आपके घर में दरवाजा भी होता है, खिड़की भी होता है, रोशनदान भी होता है। अब इसमें अलग क्या है? क्या गाय होता? नहीं, इसलिए अलग शब्द कौन सा है? गाय। तो इसको हम पहचानेंगे, गाय असंबद्ध शब्द है, इसे हमें अलग लिख दिया। फिर उसी तरह से दूसरा देखिए, आम, दूध, घी, दही। अब इसमें देखो क्या अलग है? आम अलग है,
क्यों अलग है? क्योंकि आम एक फल है और ये सब दूध से बनाई हुई चीजें हैं। दूध, घी, दही, ये सब एक है। अलग क्या है? आम। अभी हम दूसरे में आम लिखेंगे। इसी तरह से तीसरा देखिए, मक्खन, गेहूं, चावल, दाल। अब इसमें क्या अलग है बच्चों? मक्खन, क्योंकि ये गेहूं, चावल, दाल ये सब अनाज है और मक्खन इसमें अलग है, असंबद्ध। मक्खन। अब देखिए आपके स्वाध्याय के यहाँ पे दिया गया है प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। विरुद्धार्थी यानी विलोम, उल्टा। अब यहाँ पे आपको जितने भी शब्द दिए गए हैं इनके उल्टे शब्द लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। देखो, दूर, दूर का क्या हो जाता है? पास। दूर का पास होता है। अशक्त, अशक्त का मतलब सशक्त, ये विलोम है। अब तो विलोम जब हम लिखते हैं बच्चों तो इस तरह के निशान, हमें क्रॉस का निशान लगाना है क्योंकि ये उल्टा है। मौन, मौन मतलब एकदम चुप होता है और इसका उल्टा हो जाएगा वाचाल, मतलब बातूनी। देखो, मित्रता, मित्रता का उल्टा क्या होता है? शत्रुता, शत्रुता। ठीक इसी तरह से देखिए, बिछड़ना, बिछड़ना का विलोम शब्द क्या होता है? मिलना। तो आपको लिखना है मिलना। देखिए, छोटा, छोटा का बड़ा हो जाता है, इसका उल्टा, छोटा बड़ा। व्यवस्था, अव्यवस्था, अव्यवस्था। अब अगला देखिए, अस्त, अस्त का होता है बच्चों उल्टा उदय। अस्त मतलब उदय। अंत, अंत का होगा आदि। अब देखो, कठिन का सरल या आसान, सरल या आसान भी होगा। अगला है बच्चों प्रकाश, प्रकाश मतलब उजाला होता है। अब इसका हमें उल्टा लिखना है, तो क्या लिखेंगे? अंधकार, प्रकाश का उल्टा अंधकार। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी का मतलब समान। अब देखो, उपयोग, उपयोग का हमें क्या लिखना है? इस्तेमाल, इस्तेमाल या प्रयोग भी, इस्तेमाल या प्रयोग भी लिख सकते हैं। उपयोग, प्रयोग करना, प्रयोग। अब देखो, पीड़ा, पीड़ा मतलब दर्द होता है, कष्ट होता है। समान शब्द हमें लिखना है, कष्ट। अब संगति, संगति मतलब बच्चों साथ होता है, साथ। साधारण, साधारण यानी सामान्य, सामान्य। प्रभाव, प्रभाव का मतलब होता है असर, इसका समान शब्द हमें लिखना है, असर। व्यायाम, व्यायाम का मतलब होता है कसरत, कसरत, कसरत। काका, काका को हम और क्या बोलते हैं? चाचा बोलते हैं, चाचा। अब देखो, शक्ति, शक्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा? ताकत, ताकत। अब चंद्रमा, चंद्रमा का समानार्थी शशि, शशि। वृक्ष, वृक्ष यानी पेड़, वृक्ष का मतलब होता है पेड़। देखो बच्चों, आपको जितना भी ब्लैक बोर्ड पे दिया गया है उसको आपको याद करना है और अपने हिंदी की नोटबुक में लिखना है। लिख कर करके शुक्रवार और शनिवार को आप अपने ग्रुप में भेजिए। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।